जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ के स्वदेशी सेंसर के साथ इंडियन एयरफोर्स के मॉडिफाइड अवॉक्स एयरक्राफ्ट की तस्वीर आई सामने। इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स सप्लाई करने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बीईएल के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन हुआ स्पॉट। चाइना के नए अपकमिंग स्टेल्थ फाइटर की कुछ और नई तस्वीरें आई सामने। और रशिया यूक्रेन के बीच तनाव अभी भी जारी। टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए जो इजिप्ट में इंडियन एयरफोर्स की एक टीम डिप्लॉय की गई थी, तो इंडियन एयरफोर्स के इस कंटिंजेंट ने इजिप्ट में इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। और इस यूनिक प्रोग्राम के तहत इंडियन एयरफोर्स और इजिप्शियन एयरफोर्स ने अपनी अपनी ऑपरेशनल टैक्टिक्स की नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया है। और जो ये टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम है, तो इसे खास तौर पर दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच के डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया था। और इस प्रोग्राम में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि आज इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक मॉडिफाइड नेत्र अवॉक्स एयरक्राफ्ट की तस्वीरें शेयर की गई थी। और इसकी खास बात यह है कि इसमें ERJ-145 एयरक्राफ्ट को स्पेशली मॉडिफाइड किया गया था और इसमें स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए सेंसर्स को फिट किया गया है। और ये जो एयरक्राफ्ट है, ये पूरे बैटलफील्ड पर लगातार एक व्यापक निगरानी बनाए रखने की क्षमता रखता है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज अंडमान सी पर इंडियन नेवी और जापानीज नेवी के बीच एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। और इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुकन्या और जापानीज नेवी की JS सामीदारी डिस्ट्रॉयर ने पार्टिसिपेट किया था। और इस दौरान दोनों देशों की नेवीज द्वारा कई अलग अलग तरह की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। और एक खास करके इंडियन ओशन रीजन में एक सेफ और सिक्योर इंटरनेशनल शिपिंग और ट्रेड को सुनिश्चित करने की दिशा में दोनों देशों की नेवीज के बीच चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन नेवी की सरफेस शिप्स में इस्तेमाल करने के लिए करीब 9 इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स की सप्लाई के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है करीब 250 करोड़ रुपीस। और जो इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें मुख्य रूप से इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स आते हैं, और जो कि मुख्य रूप से टॉर्पेडोज और रॉकेट जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन्स की फायरिंग को फैसिलिटेट करने और फायर कंट्रोल सॉल्यूशंस को कंप्यूट करने के काम आता है। और BEL जो इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉम्प्लेक्स मोड C सिस्टम्स को सप्लाई करेगी, तो उसे DRDO के एसोसिएशन के साथ स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। और बाकी जो सिस्टम है, फायर कंट्रोल सॉल्यूशंस के अलावा अपने डिकॉय लॉन्चिंग सिस्टम के माध्यम से इनकमिंग टॉर्पेडोज के लिए एक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी भी देता है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत सरकार की तरफ से लोकसभा को सूचित किया गया है कि UNSC में भारत की परमानेंट सीट के लिए जो UNSC के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उनमें से 4 भारत के समर्थन में हैं। और फिलहाल अभी चाइना ऐसा इकलौता देश है जो UNSC में भारत की परमानेंट मेंबरशिप के खिलाफ है। सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कल रात को करीब 9:40 पर जम्मू के कनाचक सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को स्पॉट किया गया था। और फिर इस ड्रोन को स्पॉट किए जाने के बाद अलर्ट BSF ट्रूप्स ने उस पर फायरिंग भी की। हालांकि वो ड्रोन तो शॉट डाउन नहीं हुआ, लेकिन वो वापस से पाकिस्तान की तरफ चला गया। और इस ड्रोन को स्पॉट किए जाने के बाद से फिर उस एरिया में एक सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है। और अभी जिससे मैं हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सर्च ऑपरेशन के दौरान अभी तक कुछ भी संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई है। और जबकि इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक हाइडआउट को बस्ट किया है और यहाँ से काफी भारी मात्रा में आर्म्स और एक्सप्लोजिव्स रिकवर किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खास सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था। और इसी ऑपरेशन के दौरान इस आतंकी हाइडआउट को बस्ट किया गया है। हालांकि ये अभी का नहीं है, बल्कि काफी पुराना हाइडआउट है। और यहाँ से एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और उसका एक ग्रेनेड, एक RPG शेल, 25 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर्स और 2 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स की एक्सेसरीज भी रिकवर की गई हैं। हालांकि ये सारी चीजें रस्टेड कंडीशंस में थी, यानी कि इनमें जंग लगा हुआ था। और जबकि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह की तरफ से भी बताया गया है कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान की एजेंसीज अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं कश्मीर के यंगस्टर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। और ये फेसलेस टेररिज्म अब एक नई तरह की चुनौती बना हुआ है। लेकिन इसके साथ उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि आर्म्ड फोर्सेस ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिल्कुल इक्विप्ड हैं और हम पाकिस्तानी एजेंसियों की इन योजनाओं को विफल कर देंगे। और उनका यह भी कहना था कि जो भी इस फेसलेस टेररिज्म का हिस्सा बनेगा, तो वो बहुत लंबे समय तक अपनी पहचान छुपाकर नहीं रख सकता है, उसे पकड़ लिया जाएगा और उसे सजा भी दी जाएगी। तो चाइना के एक नए अपकमिंग स्टेल्थ फाइटर जिसका नाम है शेंगयांग J-35, तो इसकी कुछ और नई तस्वीरें सामने आई हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कैरियर कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के हिसाब से भी डिजाइन किया गया है। और इसलिए इसको लेकर इस बात की संभावना भी जताई गई है कि चाइना इस फाइटर को अपने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेगा।
और इसको लेकर जारी हुई इमेजेस के आधार पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना अपने इस J-35 के 3 प्रोटोटाइप्स बना चुका है और बाकी चाइना यही मानता है कि उनका जो J-35 है वो यूएस के F-35 के जितना कैपेबल है। और बाकी आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हर साल 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इसलिए इस खास अवसर पर हमारी सारी ई बुक्स पर 50% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जो कि 26 जुलाई रात 12 बजे तक वैलिड रहेगा। और अगर आप इस ऑफर के तहत हमारी कोई भी ई बुक को बाय करते हैं तो वो आपको 50% डिस्काउंट के साथ मिलेगी। बस उसके लिए आपको हमारे कूपन कोड कारगिल26 का इस्तेमाल करना है। और बाकी ई बुक्स को बाय करने का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर अभी भी जारी है और जिससे करीब 150 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। और इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है कि रशियन मिलिट्री की तरफ से हाल ही में सेंट्रल यूक्रेन में एक एयरफील्ड पर कई सारी मिसाइल्स फायर की गई हैं, जिसमें करीब 3 लोगों के जान जाने की रिपोर्ट है। और जबकि यूक्रेनियन फोर्सेस की तरफ से भी रशियन ऑक्यूपाइड सदर्न रीजन में रॉकेट स्ट्राइक्स लॉन्च की गई हैं। और ये नए हमले भी खास करके उस डील के बाद हुए हैं जिसे रशिया यूक्रेन ने यूएन और टर्की के साथ साइन किया था, जो कि ग्लोबल फूड क्राइसिस को टालने के लिए था। और इसके साइन होने के कुछ घंटे बाद ही ये नए हमले होने की रिपोर्ट सामने आई है। और फिलहाल की स्थिति देखकर तो यही लग रहा है कि दोनों में से कोई भी अभी पीछे हटने के मूड में तो नहीं है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही कमल वैद्य ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2009 में जम्मू कश्मीर के गुरेज में मेजर पी अलेक्जेंडर ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर के दौरान सिपाही के आशुली भी वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1988 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान लांस नायक मोहिंदर सिंह ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इंडियन एयरफोर्स की टोटल कितनी कमांड्स हैं? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।